हाँ मैं महारती हूँ। जंग के लिए तैयार। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कर रहे होंगे डाटाबेस कॉन्सेप्ट। ये क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस बार डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स में जो भी चीज़ें जो भी सिलेबस में दे रखी है वो सारा हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डीबीएमएस में क्या क्या चीज़ें आती है। तो डीबीएमएस में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम पढ़ रहे होंगे फाइल सिस्टम। अब देखो पहले जब भी हमें डाटा को मैनेज करना होता तो फाइल सिस्टम के थ्रू हम मैनेज करते थे, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स बना देते थे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और उसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते थे। बट यहाँ पे फाइल सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस होने के कारण हम एक नया सिस्टम लेके आए जिसको कि हमने बोला डीबीएमएस, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इन दोनों ही चीज़ों के बारे में डीप में पढ़ेंगे कि फाइल सिस्टम कैसा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, और उसके बाद जो हमारा नया डीबीएमएस आया जिसके आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट जो हमारा डीबीएमएस आया इसके क्या क्या फीचर्स थे और डीबीएमएस के क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स थे, इसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। अगर चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे चैप्टर में है वो है रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर यार आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे आपको मिल जाती है यहाँ पे कीज इन रिलेशनल डेटाबेस, जैसे कि जिसमें कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, कॉम्पोजाइट की है। अगर आपके पास आईटी वगैरह होगी 10th में तो फिर आपने यार ये सब कुछ पढ़ा भी होगा। चैप्टर बहुत छोटा है, थ्योरेटिकल है, बट यहाँ से ही आपके जो एसक्यूएल वगैरह के बेसिक्स होता है वो आपके यहाँ से कवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपकी हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट है, मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें याद करनी है तो वो आप इजीली याद कर ही सकते हो, ठीक है। कुछ एक मेन पॉइंट्स आपको बताने हैं। सबसे पहले यार फाइल सिस्टम अब देखो होता क्या है। सबसे पहले खुद से सोचो, मान लो जो फाइल सिस्टम होता है वो होता करता क्या है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट कर देता है फॉर एक पर्टिकुलर सिस्टम। मान लेते हैं कि हमारा एक स्कूल का डाटा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या क्या डाटा होगा, एक स्टूडेंट का डाटा होगा, एक क्या डाटा होगा हमारा, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का, एक गार्जियन का और एक उसकी अटेंडेंस का, ठीक है। तो बच्चों का 3 टाइप का डाटा होगा। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी जिसके अंदर नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, ये सब कुछ डाटा हो सकता है। फिर उसके गार्जियन का हो सकता है जिसके अंदर गार्जियन का नाम, गार्जियन का फोन नंबर, गार्जियन आईडी, ये सब कुछ हो सकता है। और तीसरा डाटा क्या हो सकता है, उस बच्चे की अटेंडेंस का, कि वो कौन कौन सी क्लासेस अटेंड करता है। तो यहाँ पे यार तीनों की तीनों अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ेंगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत बार कई बार डाटा को क्या हो जाता है, रिडंडेंट डाटा हो जाता है। रिडंडेंट मतलब क्या होता है भैया, यानी कि रिडंडेंसी हो जाती है डाटा में, यानी कि बार बार सेम डाटा रिपीट हो जाता है एक टाइप से। अब जैसे कि यार यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली फाइल सिस्टम के बेसिक्स बता रखे कि फाइल सिस्टम में क्या क्या होता था, तो वो सब कुछ आप पढ़ सकते हो, कुछ खास यहाँ पे है नहीं फाइल सिस्टम से। फिर हमारा आता है सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस क्या थी, चैलेंजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। तो सबसे पहले डिफिकल्टी इन एक्सेस। यार डिफिकल्टी इन एक्सेस कैसे, अब देखो फाइल्स अलग अलग टाइप की हो सकती है। मान लेते हैं कि कोई ये फाइल जरूरी नहीं है कि डाटा एक ही टाइप का होता है, डाटा मल्टीमीडिया में भी हो सकता है, किसी और टाइप की फाइल भी हो सकती है। तो यहाँ पे डाटा को स्टोर करने के लिए हम अलग अलग फाइल्स को यूज़ कर सकते थे। और उन अलग अलग फाइल्स से होता क्या था, उन अलग अलग फाइल्स को ओपन करने के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती थी, अगर मान लो मुझे कोई भी फाइल चाहिए तो उस फाइल को ओपन करने के लिए मेरे को अलग एक प्रोग्राम चाहिए होगा, कोई दूसरी फाइल उसके लिए अलग प्रोग्राम चाहिए होगा। यहाँ पे डिफिकल्टी क्या थी, फाइल्स रिक्वायर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डाटा रिट्राइवल। डाटा के रिट्राइवल के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती थी। चैलेंजर अराइज ड्यू टू अनफॉर्चूनेट डाटा रिक्वायरमेंट्स। अगर मान लो मुझे एकदम से कोई भी डाटा चाहिए बट वो वाला डाटा मेरे पास है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। मेरे को पहले प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर उसको एक्सेस करने के लिए, फिर जाकर मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। एंड ऐसी मल्टीपल डाटा हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। सेकंड प्रॉब्लम थी डाटा रिडंडेंसी की, यानी कि यार सेम डाटा बार बार रिपीट हो जाना। जैसे कि यार एक बार यहाँ पे जैसे स्टूडेंट और रिपीटेड स्टूडेंट नेम्स एंड गार्जियन डिटेल्स एंड दो टेबल्स हैं। अब मान लेते हैं दो फाइल्स है, उसमें सेम डिटेल्स बार बार आ जाना, ठीक है। जैसे कि मैंने एक जगह पे भी स्टूडेंट नेम लिख दिया, स्टूडेंट की आईडी लिखी, अब वहाँ पे दूसरी जगह पे भी एक और स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम लिख दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डाटा रिडंडेंट हो जाता था बहुत बार। कई केसेस में क्या होता था, डाटा 2 बार आ जाता था। तो फिर आपको लिमिटेशंस अगर आपसे पूछी जाती है तो आप यही सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक डाटा आइसोलेशन का हमारा पॉइंट है, यानी कि डाटा लिंक्ड नहीं रहता था फाइल्स के थ्रू, ठीक है। अगर मान लो कोई एक ये वाला डाटा है, मुझे इसको दूसरी फाइल के साथ लिंक कराना है, ठीक है। ये वाला डाटा दूसरे डाटा के साथ या फिर एक टेबल दूसरी टेबल के साथ लिंक होनी चाहिए, बट उन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, जो कि हमें जरूरी होता है लिंक होना। बट अगर लिंक नहीं है तो फिर वहां पे आइसोलेटेड डाटा हो गया, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ डाटा हो सकता है। और क्या हो सकता है, आपका डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैंने डाटा कुछ और फीड किया था, फिर किसी और ने डाटा लिखा, तो फिर वहां पे उन्होंने डाटा कुछ और लिखा। मान लेते हैं कि दो टेबल है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये टेबल जो है अटेंडेंस वाली टेबल में भी फोन नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है। और यहाँ पे मेन वाली एक टेबल है उसमें भी फोन नंबर लिखा हुआ है। तो फिर हो सकता है कि हमने एक टेबल से फोन नंबर चेंज कर दिया बट दूसरे टेबल से नहीं किया, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, अपना नाम चेंज कराते हैं, नाम की स्पेलिंग्स में लेटर्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर एक टेबल से चेंज हो गया, दूसरे टेबल से चेंज नहीं हुआ। तो इस केस में डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, यानी कि एक टेबल में कुछ है, दूसरे वाली टेबल कुछ कह रही है। तो यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रखी होती। तो यहाँ पे इसकी तीसरी प्रॉब्लम आई आती है। चौथी हमारी डाटा आइसोलेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया। पांचवा आपका
आपका डाटा डिपेंडेंसी, यानी कि यहाँ पे जो भी अगर हम फाइल में एक तरफ पे चेंज करेंगे तो हमें उसको सब में ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फाइल डिपेंडेंट हो जाती है, यानी कि अगर एक चेंज किया है तो बाकी सब में भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन फाइल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स मॉडिफिकेशंस इन ऑल एक्सेस प्रोग्राम, फेलियर टू अपडेट प्रोग्राम्स ड्यू टू ऑपरेशनल इशूज। तो यहाँ पे डाटा डिपेंडेंट रहता है, एक डाटा जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, दूसरा डाटा हो सकता है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ पे डाटा डिपेंडेंसी इज वन ऑफ द लिमिटेशन। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है कंट्रोल डाटा शेयरिंग। कंट्रोल डाटा शेयरिंग का क्या मतलब है भैया? कंट्रोल डाटा शेयरिंग का ये मतलब है कि डाटा जो है वो कंट्रोल्ड वे में जिसके साथ शेयर होना चाहता है वहीं पे शेयर होना चाहिए। मान लो अब टीचर्स है, स्टाफ है, वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं एक स्कूल के अंदर, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है, जो डाटा है वो किसी एक पर्टिकुलर को ही एक्सेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी को एक्सेस मिल गया। तो यहाँ पे यार ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हमें क्या करना पड़ा, डीबीएमएस एक नया सिस्टम लाना पड़ा। तो यहाँ पे ये सारी चीज आपकी थ्योरी की है, लिमिटेशंस हैं, आप याद रख सकते हो एक एक पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज आती है हमारी, वो होती है डीबीएमएस से, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें हमारी समझने वाली हो जाती हैं। एंड इसके बाद जब हम पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के फॉर्म होता है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज वगैरह भी चैनल पे बहुत ज़्यादा अपलोड होने वाला है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी से ही करके रख लो, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 अभी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में हम रॉक करने वाले, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस चैनल पर अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, आपके बेनिफिट की बात है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे आ जाता है फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे सबसे पहले फाइल सिस्टम लिमिटेशंस। यहाँ पे जो फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस थी, यानी कि जो चीज़ें फाइल सिस्टम्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था वो सारी चीज़ें हमें डीबीएमएस प्रोवाइड कर रहा था। यानी कि यहाँ पे डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं था, यहाँ पे डाटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन थी, यहाँ पे डाटा का आइसोलेशन नहीं था, हम डिफरेंट टेबल्स के साथ लिंक कर सकते थे, ठीक है। और भी जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे लिमिटेशंस यहाँ पे सॉल्व आउट हो रहे थे। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन और फंक्शन क्या होती है डीबीएमएस के? तो डीबीएमएस क्या है यार, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और डाटाबेस रिट्राइव करने के लिए। डीबीएमएस क्या है भाई? डाटाबेस को मैनेज करने वाला एक टाइप का सिस्टम है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे कि हम अलग अलग डाटा को, अलग अलग डाटाबेस को मैनेज कर पाए, क्योंकि इतना सारा डाटाबेस सिर्फ एक सिंगल कोई फाइल वगैरह या फिर कोई फोल्डर वगैरह मैनेज कर नहीं सकता। तो हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिस वजह से हम सारे के सारे डाटा को ऑर्गेनाइज वे में क्रिएट करके रख सकते हैं, जिससे कि हम उसको ईजिली फास्ट एक्सेस कर सके और फास्ट रिट्राइव कर सके, राइट। तो ये सब कुछ आपका डीबीएमएस से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आता है कुछ जैसे कि डाटाबेस स्कीमा। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट, डाटा रिप्रेजेंट टेबल, स्ट्रक्चर्स, डाटा टाइप, बेसिकली जो भी टेबल है, जो भी उसका डेकोरम है, जो भी आपका उसका डिजाइन है, ठीक है, डिजाइनर पैटर्न है, वो सब कुछ क्या आता है, डाटाबेस स्कीमा आता है। तो फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डिजाइन, एक अच्छी सी टेबल वगैरह मिल जाती है जिससे कि डाटा बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखता है, राइट। तो यहाँ पे डिजाइनिंग रिप्रेजेंट टेबल, स्ट्रक्चर्स, डाटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनशिप्स। तो ये आपका हो गया डाटाबेस स्कीमा, जो कि किस में प्रोवाइड होता है। दिस इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट आपका आता है डाटा कंस्टेंट। डाटा कंस्टेंट्स का क्या मतलब है कि डाटा पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। मान लो अब जैसे यार हम टेबल बनाएंगे ना, जब हम एसक्यूएल पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज़ ये वाली वीडियो अगर आपको थोड़ी सी, मुझे पता है यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी अकेले पढ़ने से, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसको एसक्यूएल के साथ लिंक नहीं करोगे। एसक्यूएल आप अपने सामने करके नहीं देखोगे, ठीक है। तो जब हम एसक्यूएल में खुद से टेबल बना रहे होंगे, जब हम खुद से डाटा बेसिस बना रहे होंगे, तब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और फर्दर जो वीडियोज आएंगे उनके ऊपर मैं ये सब भी एसक्यूएल वगैरह भी सामने सामने आपको रन करके दिखा रहा हूँ, कोड क्या टेबल कैसे बनती है और कैसे हम डाटा फीड करते हैं, डाटा इंसर्ट कैसे करता है, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, सब कुछ हम सीख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जैसे कि डाटा कंस्टेंट यानी कि आप फिलहाल सिर्फ इतना समझो, मान लो कि हमारा एक कॉलम है, ठीक है। उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, बेसिकली आपको पता होगा, कॉलम को हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो उस एट्रीब्यूट जो है, कॉलम जो है वाले, उस कॉलम का जो हेडिंग है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूँ, उस कॉलम का मेरा नाम जो है वो है फोन नंबर, राइट। अब मान लो फोन नंबर जो है, अब मैं चाहता हूँ, फोन नंबर कैसा होता है, फोन नंबर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा भाई, नेगेटिव साइन तो लगा नहीं सकते। तो एक चीज मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं ये बोल सकता हूँ, डाटा कंस्टेंट लगा सकता हूँ कि ये वाली जो फील्ड है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और 10 डिजिट का होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से फायदा क्या हुआ, 10 डिजिट का हुआ है। अगर कोई 11th डिजिट डालेगा तो वो डाटा इनवैलिड आ जाएगा, करके लिखा हो जाएगा कि इनवैलिड फोन नंबर, प्लीज एंटर द राइट नंबर, ऐसा कुछ मैसेज डिस्प्ले कर दो। बेसिकली हमने एक डाटा को कंस्टेंट कर दिया कि भाई इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो यहीं आएगी, ठीक है। तो इससे होगा कि जब भी अगर यूजर गलती से कोई भी गलती करने की, यूजर गलती से 11 नंबर्स डाल देता है तो वहां पे डाटा फीड नहीं होगा, जिससे कि सिस्टम, वो यूजर समझ जाएगा कि अच्छा मैंने ज्यादा डाल दिया फिर कम डाल दिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डाटा में कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं कुछ, जिसकी मदद से डाटा हम इजिली रिलायबल तरीके से और एक्यूरेसी के साथ हम फीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए, ताकि जो हमने सोचा है, जो हमने डालने की सोची थी, हम वही डाल रहे हो उस डाटा में। नेक्स्ट आपका मेटा डाटा और डिक्शनरी डाटा। तो यार देखो, मेटा डाटा का क्या मतलब है, मेटा डाटा वही सब कुछ है, जैसे कि जो कुछ भी हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कि हम रोल नंबर में हमने इंटीजर टाइप डाला हुआ है, तो इंटीजर रोल नंबर INT है, ठीक है। और हमारा लेट सपोज नेम क्या है, हमारा वैर क्या है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें ही जो होती है ना, ये उस सिस्टम का मेटा डाटा होता है। तो यहाँ पे जो मेटा डाटा है या फिर डाटा डिक्शनरी है, वो भी हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। अगली चीज है डाटाबेस इंस्टेंस, यानी कि यार किसी भी एक इंस्टेंस से, मान लो कि अभी मैंने डाटाबेस में अभी क्रिएट की फाइल और मैंने सिर्फ एक रो बनाई,
जिसमें कि मैंने नाम, रोल नंबर और कुछ ना कुछ डाटा मैंने एक रो में फीड कर दिया। तो इस इंस्टेंट में अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लूँ सामने स्क्रीन का, तो यहाँ पे मेरा ये एक इंस्टेंट पे मेरा डाटाबेस है, ठीक है। अब मैं फिर से कुछ डिलीट कर दूँ या फिर से कुछ नया चीज़ें ऐड कर दूँ, उसके बाद उस इंस्टेंट पे मेरा एक नया डाटा इंस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाटाबेस का इंस्टेंसेस नए नए थोड़ा हर एक मोमेंट पर कुछ भी चेंजेस करने के बाद इंस्टेंसेस बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं इजीली। तो स्नैपशॉट ऑफ डाटाबेसेस एट ए गिवन टाइम विद लोडेड डाटा, तो यहाँ पे साइड साइड डाटा के स्नैपशॉट्स रहते हैं। अगली चीज आती है हमारी क्वेरी या फिर डाटा मैनिपुलेशन, रिक्वेस्ट डाटा रिट्राइवल फॉर नोटिफिकेशन यूजिंग क्वेरी लैंग्वेज। तो यार यहाँ पे हम डाटा रिट्राइवल कर सकते हैं या फिर क्वेरी बेसिकली क्या होता है, क्वेरी को ध्यान से आपको समझना है। क्वेरी बेसिकली कुछ नहीं यार, कोई भी एक डाटाबेस बना रखा है। अब मान लो कि मुझे इस डाटा में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए, जैसे कि मान लो मुझे चाहिए कि मुझे ना एक स्कॉलरशिप देनी है, मुझे बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है जिनके 80+ मार्क्स आ रखे हैं अपने किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस में जिसके भी 80+ आए हैं, तो मैं उनको क्या दे रहा हूँ, उनको क्या है स्कॉलरशिप देनी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या क्या नाम है, उनकी लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे क्वेरी डालूंगा, उसके अंदर क्वेरी डालूंगा कि सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स टेबल का नाम है, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो जहाँ पे भी मार्क्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन 80 होगी, तो वहाँ पे उन सारे स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा। तो ये एक टाइप की हमारी क्या है, क्वेरी है, जो कि मैंने कंप्यूटर में भेजी, और उस क्वेरी के हिसाब से वो मुझे क्या दे देगा, अपने सारी लिस्ट दे देगा उन बच्चों की। नेक्स्ट हमारा आता है डाटाबेस इंजन। तो यार सारी चीज़ें जो भी है वर्क कर रही है डाटाबेस इंजन के ऊपर वर्क करते हैं, जो भी क्वेरी, जो भी मैनिपुलेशन होता है, सब कुछ किसकी मदद से होता है, डाटा इंजन की मदद से होता है। फिर आ जाते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। अब देखो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल क्या है, बेसिकली देखो डाटाबेस मॉडल आपको समझ में आ गया। अब ये जो डाटाबेस मॉडल है, जब ये डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस, डिफरेंट टाइप्स की टेबल्स से रिलेट कर देता है, ठीक है, रिलेशंस बना लेता है अलग अलग टाइप के, तब हम इसको क्या करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं। जैसे कि टाइप्स क्या है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अंडरलाइंग डाटा मॉडल्स। अब देखो यार यहाँ पे टाइप्स तो बहुत अलग अलग टाइप्स के होता है, ठीक है, लाइक हायरार्की मॉडल और ये वाला मॉडल रिलेशनल मॉडल, तो अलग अलग टाइप्स के मेजर 4 टाइप्स के होते हैं, मुझे एक्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, बट यहाँ पे जो मेजर आपने पढ़ना है वो है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है, इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आपको, यहाँ पे ये सब कुछ तो ठीक है, आप पढ़ सकते हो नॉर्मली, जो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच टर्म्ड इज टेबल्स आर टर्म्ड एज रिलेशंस। टेबल्स को क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। स्टोर डाटा इन कॉलम्स, तो किस में डाटा स्टोर करता है, कॉलम्स में स्टोर करते हैं। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स विद यूनिक नेम, तो हर कॉलम में क्या होगा, हर टेबल में क्या होगा, मल्टीपल कॉलम्स होंगे और उनके अलग अलग नाम होंगे हर एक कॉलम के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ईच टेबल देखो, ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स विद यूनिक नेम्स, आपके हर टेबल के अंदर एक यूनिक कॉलम होता है और उस कॉलम का यूनिक नेम होता है, ठीक है। हर एक टेबल है, उनमें अलग अलग कॉलम्स होंगे और हर कॉलम के पास अपना एक अलग नाम होता है, जैसे किसी का नाम है स्टूडेंट नेम, किसी का है स्टूडेंट फोन नंबर, किसी का है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो अलग अलग उनके क्या है, यहाँ पे कॉलम्स के अलग अलग नेम है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, रोज रिप्रेजेंटिंग सेट्स ऑफ वैल्यूज फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स। तो रोज के अंदर क्या अलग अलग वैल्यूज होती है, सेट्स ऑफ, तो रोज ऐसे में होती है, ठीक है। तो रोज के अंदर अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे कि एक रो के अंदर क्या है आपका, एक रो के अंदर आपका सीरियल नंबर, एक रो के अंदर स्टूडेंट नेम, एक रो के अंदर स्टूडेंट आईडी, एक रो के अंदर उसके मार्क्स, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी ये एक अलग जो होती है, एक रो होती है, ठीक है। तो ऐसी एक रो में एक पूरे स्टूडेंट्स का एक डाटा जिसके अंदर सारे रिलेशन फॉर्म हो रहे हैं, उसके दूसरी रो के अंदर दूसरे स्टूडेंट का डाटा जिसके अंदर बाकी सारे कॉलम्स आपसी में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसके बाद मेन जो यहाँ पे आ जाता है वो है हमारा की कॉन्सेप्ट है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, यानी कि की कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर बोलोगे ना भैया कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे एग्जाम में, तो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन जैसे कि क्या बन सकता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है, तो कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर फॉर डाटा स्टोरेज। तो यार एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है, कॉलम्स को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं, जिसके अलग अलग है। जैसे कि सीरियल नंबर क्या हो गया, एक टाइप का एट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट नेम क्या हो गया, एक टाइप का एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और अगर हम जो भी हम टॉप वाली लेयर में जो लिखते हैं ना, यहाँ पे टॉप वाली लेयर्स में, तो वो क्या होता है, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टपल क्या होता है, रोज ऑफ डाटा इन रिलेशन ईच रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ वैल्यूज। तो जो रोज होती है उनको हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बार फ्रिक्वेंटली आ ही जाता है, ठीक है। तो कॉलम्स एट्रीब्यूट एंड टपल रोज। एंड डोमेन क्या होता है, डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट कैन टेक, यानी कि यार देखो एक एट्रीब्यूट क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जेंडर, अब जेंडर में क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं। जेंडर में लेट्स सपोज एक आता है मेल, एक आता है फीमेल, एंड एक हम रख सकते हैं, हम ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन क्या रख सकते हैं, नॉट वांट टू से, या फिर ट्रांसजेंडर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 बेसिकली वैल्यूज मेजरली आ सकते हैं जेंडर्स के अंदर। तो फिर यहाँ पे क्या है, हम ये जो है हमारा डोमेन क्रिएट हो जाएगा। यार अगर आपने मैथ्स करे कि मैथ्स वालों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा डोमेन रेंज, ठीक है, आप लोगों को तो ये पता ही होगा। तो डोमेन क्या है, वो सारी वैल्यूज जो कि उस फील्ड के अंदर आ सकती हैं, उनका हम एक डोमेन बना देंगे, उनका एक जो सेट होता है वो आपका एक डोमेन कहलाता है।
डिग्री क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, एंड कार्डिनैलिटी क्या है, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको पता ही है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स इज बेसिकली आपका कॉलम्स, तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। एंड जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, यानी कि डिग्री, बेसिकली डिग्री समझो, जितने ज़्यादा आपके कॉलम्स हैं, जितने ज़्यादा आपके ऐसे 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 ऐसे, जितने ज़्यादा आपके यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, टॉप वाली वैल्यूज़, वो आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। और जितनी ज़्यादा आपकी रोज हैं वो आपका क्या कहता है, कार्डिनैलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो जब तक आप इसको इमेज अपनी दिमाग में नहीं बनाओगे। टपल्स का क्या मतलब है, रोज है, टपल्स मतलब रोज, और एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है, डिग्री, और नंबर ऑफ रोज क्या होता है, कार्डिनैलिटी। ये पोर्शन अच्छे से याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आपसे कोई भी पूछा कि भाई कार्डिनैलिटी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा टपल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये टपल यार थोड़ा सा डिफरेंट है, लिस्ट टपल वाले रिलेशन से इसका कुछ वो रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका नाम हमने टपल दे रखा है, रिलेशन है, तो इसको आप गड़बड़ाना मत, राइट। तो यार इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं एक रिलेशन की, तो वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसकी यहाँ पे यूज ऑफ नल फॉर अननोन और नॉन एप्लीकेबल वैल्यूज। ठीक है, नल का यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं डालना चाहते। फिर कंसिस्टेंसी इन एट्रीब्यूट डाटा टाइप, एटॉमिसिटी, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट टपल्स और अनऑर्डर्ड सीक्वेंस। तो ये कुछ 3 टाइप की प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज बेसिकली हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप इजीली पढ़ सकते हो, कॉमनली ये वाले क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते नहीं है। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन, ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर से ऐसे इनको पढ़ के निकल जाते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगला हम आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस, क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल फंक्शन। तो भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बढ़ गई, बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे। एंड वल्नरेबिलिटी टू डाटा लॉस ड्यू टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इशूज। तो यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इशूज की वजह से डाटा की लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे ये 2 चीजें लिमिटेशंस हमारी हैं। इसके बाद क्या आता है, कीज। अच्छा, इसके बाद जो आपने वो वाला पोर्शन देखा, इसके बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे कीज। ठीक है, इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट कीज जैसे कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कॉम्पोजाइट की, ठीक है, जो भी चीजें होती है ये सब चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए, आपको ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कैंडिडेट की क्या होती है, एट्रीब्यूट्स विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैपेबल ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइड। कैंडिडेट की बेसिकली यार क्या समझो, आप ऐसे समझो कैंडिडेट यानी कि आप ये समझो नहीं कि पूरा इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकते हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे कि ये सब लोग कैंडिडेट्स हैं। तो वो सब क्या है, कैंडिडेट्स है। ठीक है, बट इनमें से जो सिलेक्ट होकर हमने जिसको इलेक्शन में बना दिया, हमने जिसको नेता बना दिया अपना, ठीक है, जो भी हमारा बन गया मिनिस्टर, पावर में आ गया जो भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कैपेबल थे प्राइमरी की बनने के, मतलब बन तो वो भी सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन में आए थे तो बन तो वो भी सकते थे, बट बना कौन, हमारे सिर्फ प्राइमरी की बना। तो यहाँ पे क्या है, वो सारी कीज जो कि कैपेबल होती हैं प्राइमरी की बनने के, बट वो बनती नहीं है, उनको हम कार्डिनेट की कह देते हैं। ठीक, कैंडिडेट की कह देते हैं, और जो बन जाती है उसको हम प्राइमरी की कह देते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्पोजाइट प्राइमरी की, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टुगेदर फॉर्म ऑफ प्राइमरी की व्हेन नो सिंगल एट्रीब्यूट। कॉम्पोजाइट या कॉम्पोजाइट की भी बोलते हैं इसको डायरेक्टली विदाउट प्राइमरी की। बेसिकली इसके 2 नाम है, कभी इसको कॉम्पोजाइट प्राइमरी की बोलते हैं, कभी इसको सिर्फ कॉम्पोजाइट की बोलते हैं। अब देखो ये है क्या कॉम्पोजाइट की, बेसिकली मतलब क्या कि आप ये समझो कि डायरेक्टली कोई भी प्राइमरी की नहीं है, बट हमने 2 डाटा को एक साथ मर्ज करके हमने उनको प्राइमरी की बोल दिया है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि स्टूडेंट नेम है और फादर्स नेम है। अब देखो चांसेस तो ऐसे हैं कि स्टूडेंट नेम और फादर नेम सेम हो सकता है, बट ऐसा यूजुअली होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई एक नई प्राइमरी की नहीं बनाना चाहते, कोई एक आईडी नहीं बनाना चाहते, तो हम एज स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट्स फादर नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट्स के फादर नेम दोनों का हम क्या कर सकते हैं, उनको मिला के हम एक कॉम्पोजाइट की बना सकते हैं। इससे होगा क्या कि मान लो कि 2 स्टूडेंट्स का नाम सेम है, बट ऐसा तो नहीं होगा कि उसके फादर्स का नाम भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, 2 या फिर 2 से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है 2, हो सकता है आपने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कंबाइन कर लिए हो, तो उनसे आपने प्राइमरी की बना ली, जब कोई भी एक सिंगल एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं है, तो कॉल्ड कॉम्पोजाइट प्राइमरी की। एंड एग्जांपल्स, रोल नंबर और अटेंडेंस डेट। अब जैसे कि रोल नंबर है और अटेंडेंस डेट है इन अटेंडेंस रिलेशन। अब जैसे कि रोल नंबर और अटेंडेंस डेट क्या हो सकते हैं हमारे, अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, हमारी प्राइमरी की तरह एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉम्पोजाइट में बस इतना याद रखना है आपको कि यहाँ पे मल्टीपल चीजें होती है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लेते हैं, बट एट द सेम टाइम फिर से अगर हम रिवाइज करें तो कॉम्पोजाइट की जो इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है, जो इलेक्शन में जीतने के कैपेबल है, मतलब हाँ इलेक्शन में खड़ा हो रखा है तो फिर बन तो सकता है वो, ठीक है, मिनिस्टर बन सकता है। जो बस कैपेबल था बट बना नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा कैंडिडेट की हो जाएगी, क्योंकि वो कैंडिडेट की तरह रहा। और उसके बाद जो बन गया वो प्राइमरी की। ठीक है, और उसके बाद वो की जो कि प्राइमरी की जब डायरेक्टली कोई नहीं मिलती, तो फिर हम 2 और 3 एट्रीब्यूट्स या फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मिला के एक की बना देते हैं। ठीक है, जो कि एज अ प्राइमरी की एक्ट करती है, तो उसको हम कह देते हैं कॉम्पोजाइट की। अगला हमारा आता है फॉरेन की यार बहुत सिंपल सा ही है। फॉरेन की बेसिकली अगर कोई भी एक डेट की डाटा की पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किसी दूसरे डाटा से लिंक हो रही है, ठीक है,
तो किसी दूसरे के अंदर है अवेलेबल, किसी दूसरी टेबल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन की। जैसे कि रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशन, दो रिलेशन, बेसिकली दो टेबल्स के बीच में जो एक रिलेशन निकालती है वो कौन निकालती है, फॉरेन की निकालती है, डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी की और फॉर अनदर रिलेशन। तो ये सब चीज़ें इस रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे ओवरऑल चैप्टर में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भैया, तो सबसे पहले देखो, जब भी आप इसको रिवाइज करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, टाइप्स ऑफ कीज, दैट इज इसके अंदर कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की और फॉरेन की, सब कुछ ही आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पे की फीचर्स ऑफ इसके, यानी कि एट्रीब्यूट, टप्पल, डोमेन, कार्डिनलिटी, ये सब, ठीक है। ये सब इसके कुछ मेन चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें अगर आप इस चैप्टर से नहीं भी पढ़ते तो भी आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एसक्यूएल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनलाइज इस चैप्टर में था, यही सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह कर देना, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।